हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम हमारे प्लस टू क्लास ज्योग्राफी के सेकेंड पार्ट में फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। देखो, जनसंख्या के वितरण, घनत्व और इनके बारे में, वृद्धि क्या होती है, उसका संगठन क्या होता है, हम पार्ट 1 में भी इनके बारे में पढ़ के आ चुके हैं। अभी पार्ट 2 में भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये लेसन है ये इंडिया से रिलेटेड है कि भारत में जो जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन कैसे है। देखो, कोई भी देश है, वहां की जनसंख्या उस देश की पूंजी होती है, उस देश के रिसोर्सेज होते हैं, उस देश के प्रमुख घटक होते। ठीक है, जो जनसंख्या होती है वो क्या है, वो एक पूंजी है। पूंजी है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्योंकि देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए कौन जरूरी है, वहां की जनसंख्या बहुत जरूरी है। वो एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि उस देश की जनसंख्या ही उस देश का विकास कर सकती है, उसका डेवलपमेंट कर सकती है और वो ही संसाधनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया जो है, भारत अगर जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट। ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जो जनसंख्या है वो सेकेंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पे किसकी है, चाइना की है। और कुछ डिकेड के बाद क्या हो जाएगा, भारत जो है वो चाइना को भी ओवरटेक कर जाएगा अगर जनसंख्या वृद्धि ऐसे ही चलती रहेगी तो। ठीक है, तो अब भारत जो है, अगर हम बात करते हैं अदर देशों की, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन देशों की अगर हम बात कर रहे हैं, ये भी तो बड़े बड़े देश है। अगर इन देशों की जनसंख्या को मिला लिया जाए, तीनों देशों की जनसंख्या को, तो भी भारत की जनसंख्या इनसे काफी ज्यादा है। अभी भारत की जनसंख्या जो है, अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या कितनी है, 121.01 करोड़। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121.01 करोड़ भारत की जनसंख्या है। अभी देखो, भारत की जो जनसंख्या है उसको कैसे जनगणना की जाती है। हमारे यहाँ पे जनगणना जो है वो हर 10 साल में की जाती है। सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1872 में हुई थी, जो एक पूर्ण जनगणना नहीं थी। मतलब ये जो जनगणना थी देश की, ये पूर्ण नहीं थी। हालांकि ये भारत की सबसे पहली जनगणना थी, बट सबसे पहली संपूर्ण जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो वो हुई थी 1881 में। और उसके बाद हर 10 साल में हर एक दशक, ठीक है ना, दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल का समूह। तो 1881 में हुई है, 91 में हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत की क्या हुई है, जनगणना हुई है। तो पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, 1881 में आयोजित की गई थी, संपन्न की गई थी। ठीक है, भारत जो है कि जनसंख्या जो है, प्राय क्या तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। अभी देखो, भारत जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 121.01 करोड़ इसकी जनसंख्या है। तो ये डायरेक्ट किसके ऊपर प्रभाव डालती है, हमारे यहाँ के संसाधन के ऊपर। देखो, जब हम संसाधन की बात करते हैं तो संसाधन कौन से होते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं और मानव द्वारा निर्मित संसाधन भी होते हैं। मानव स्वयं भी एक संसाधन है, बट हम क्या करते हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बहुत अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वो उतने ही ज्यादा संसाधनों का क्या करेगी, खपत करेगी। और जितने ज्यादा संसाधनों को अगर वो जनसंख्या खपत करती है तो उतना ही उस देश का विकास क्या होता है, कम होता है, नीचा
चले जाता है। तो ये जो है ये हमारे सीमित संसाधनों पर दबाव डालते हैं और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। अभी हमारे संसाधन क्या है? सीमित है। सीमित कैसे? प्रकृति में जितने भी संसाधन है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, सीमित है, ठीक है। अगर हम उनका ओवर यूज करेंगे, उनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अंधाधुंध उनका यूज करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि संसाधन खत्म हो जाएंगे। संसाधनों की इतनी खपत कर रहे कि हमारे यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये किसके कारण है? बढ़ती जनसंख्या के कारण। सामाजिक, आर्थिक, तो इन समस्याओं का कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। तो जनसंख्या जो है उसका वितरण कैसे है भारत में, हम वो करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था कि हमारे भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है, ठीक है। अभी हम करेंगे जनसंख्या का वितरण, क्योंकि इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या का वितरण कैसे है। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। लोग जो है कौन से एरिया में उनकी जनसंख्या ज्यादा है, कौन से एरिया में उनकी जनसंख्या कम है, ये हम पहले भी करके आ चुके हैं कि जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, और उनका आकार क्या है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वितरण कहेंगे। जनसंख्या वितरण। अभी भारत में जनसंख्या का वितरण क्या है, हम ये करेंगे। तो देखो हमारे देश की जो जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों के वर्णन करने का हम इसमें क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। अगर हम देखें देश में राज्य, ठीक है, भारत में की अगर हम बात करते हैं तो 10 राज्य जो है भारत में ऐसे हैं। 10 राज्य कौन कौन से हैं? 10 राज्यों की जो जनसंख्या है, जैसे कि यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं, बिहार। मतलब जनसंख्या हम बता रहे हैं इसमें कि इन राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर हमारा है तमिलनाडु, तमिलनाडु हमारा हो गया है, हमारा मध्य प्रदेश हो गया है, राजस्थान हो गया है, ठीक है, गुजरात हमारा हो गया है, कर्नाटक आ गया, हो गए 10, 1, 2, ठीक है। तो ये 10 राज्य ऐसे हैं हमारे जहां की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की जो है मतलब 121.01 करोड़ जो जनसंख्या है उसका 76% जो लोग हैं वो इन 10 राज्यों में निवास करते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ की जो जनसंख्या है वहां पे 76% लोग जो है यहाँ पे निवास कर रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, जम्मू कश्मीर 2 भागों में स्प्लिट हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हम इन दोनों ही एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे देश की जनसंख्या का 1.04% जो जनसंख्या है वो निवास करती है किसमें, जम्मू और कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या तो बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा कम कौन से राज्य की जनसंख्या है, अरुणाचल प्रदेश की 0.84% जनसंख्या कहां पे निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी, ठीक है, उत्तराखंड में है 0.83% लोग जो है वो कहां पे निवास करते हैं, उत्तराखंड में निवास करते हैं। तो जनसंख्या वितरण हमें क्या बता रहा है कि लोगों का वितरण कैसे है, लोग
जनसंख्या कौन से एरिया में सबसे ज्यादा है और कौन से एरिया में बहुत कम है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वितरण कहेंगे। अभी ये देखो, ये जो जनसंख्या वितरण है यहाँ पे इन राज्यों का, क्योंकि ये जो राज्य है ये क्या है, मोस्टली पहाड़ी इलाका है ना, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो यहाँ पे पहाड़ी इलाका बहुत है, पर्वतीय क्षेत्र है ये, इस कारण यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। हम करके आए थे भाग 1 में भी हमने किया था कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो यहाँ का भी ये भौगोलिक कारक है जिसके कारण इनका जो जनसंख्या का आकार है इन राज्यों का बहुत छोटा है। इनके भौगोलिक स्वरूप जो है वो मैदानी भाग जैसा आ जाता है, जिस कारण इन 10 राज्यों की जनसंख्या जो है उसका आकार बहुत ज्यादा है। अभी देखो, भारत में जनसंख्या का ऐसा असमान, ठीक है ना, असमान क्या है, वितरण है भारत में। असमान भारत में ही नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी जनसंख्या का वितरण बहुत ही ज्यादा असमान है। अभी ये जो असमान स्थानिक वितरण है ये देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। मतलब ये जो असम वितरण है ये देश का सामाजिक है, ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, ये सभी क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है ना। और हमारा जो है इसमें भौतिक कारक भी आ जाता है। तो ये इनमें क्या बताता है, एक घनिष्ठ संबंध जो है इनका वो प्रकट करता है। अभी जहां तक भौतिक कारक का संबंध है, अगर हम भौतिक कारक की बात करते हैं तो भौतिक कारक में क्या आ जाते हैं कि हमारे पास क्या है, माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, हमारे पास प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, हमारे पास पठारी भाग है, इंडिया के पास डेजर्ट एरिया है, ठीक है, हमारे पास कोस्टल एरिया भी है, तटीय क्षेत्र भी है, और हमारे पास कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी है, द्वीप समूह भी है। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, भौतिक कारक में आ जाते हैं। तो हमारे जो भौतिक कारक का संबंध है ये स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु, भौतिक कारक में ये भी आ गया, हमारी जलवायु जो है, क्लाइमेट है। अभी देखो, जो माउंटेनियस रीजन है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहां की क्लाइमेट कंडीशन, जो हमारे सदर्न स्टेट है जैसे कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है जलवायु में काफी ज्यादा अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो इस कारण भी, ये भी कारण है जो जनसंख्या को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अभी बात आती है कि जो मैदानी भाग है, जैसे यूपी है, बिहार है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, जितना भी हमारा मैदानी भाग है वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये एरिया जो है ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी से बना हुआ है, जो बहुत ही उपजाऊ है, जो कृषि को बढ़ावा देती है, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दे रही है, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है, इसीलिए इन राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अभी आगे अगर हम बात करते हैं इसी में, तो ये हमारा जो डेल्टा क्षेत्र ये वगैरह, इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हिमालय और उत्तर पूर्वी पश्चिम राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। सिंचाई के विकास के कारण, अभी हम कहते हैं ना राजस्थान की जनसंख्या ज्यादा क्यों है, हालांकि राजस्थान में वर्षा का पानी बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, बट जो है हमारी नहरें, डैम्स वगैरह के कारण जो है कैनाल्स वगैरह बनाई गई है, नहरें वगैरह बनाई है, राजस्थान में भी सिंचाई को ज्यादा डेवलप किया गया है, तो इसीलिए इस एरिया में भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है। अभी इसके बाद आते हैं जनसंख्या के जो सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक जो है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी के कारण सबसे महत्वपूर्ण कारक है हमारा कृषि। जो एरिया कृषि के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल है, उपयुक्त है, तो वो जो है कृषि विकास जो है वो मानव बस्ती का प्रतिरूप है, क्योंकि कृषि का विकास जहां पे हुआ है वहीं पे मानव बस्तियां जो है वो सघन होती चली गई।
क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, लोगों को आवास बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, यातायात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के कारण कृषि के विकास ने भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित किया है। अभी इसके बाद हम करेंगे जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या वितरण हो गया। देखो इसके अलावा भी, ये तो हमने 10 राज्य की बात की है, बट हमारे कुछ क्या है, हमारे और भी बहुत ऐसे महानगर है, जैसे दिल्ली, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, पुणे है, अहमदाबाद है, ठीक है, चेन्नई है, जयपुर है। तो इन एरिया में भी जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत ज्यादा है। इन महानगरों की जनसंख्या तो बहुत ही ज्यादा है। और इन महानगरों की जनसंख्या बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकीकरण जो है उसके विकास के कारण लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ पे चले गए हैं, इन एरियाज में चले गए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसके कारण यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये नगर जो है ये महानगर है जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेस महानगर है ये इंडिया के। अभी हम करेंगे जनसंख्या घनत्व। देखो हम पहले ही चैप्टर में भी करके आ चुके हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। घनत्व का मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो हम उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। जनसंख्या का घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों का जनसंख्या कितनी है, तो हम उसे कहेंगे जनसंख्या घनत्व। अभी जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में हमें जनसंख्या घनत्व जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी कंट्रीब्यूट करता है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, और बहुत ही हमें सहायता मिलती है इससे। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति है। क्या है? 382 पर्सन, ठीक है ना। 382 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर कितने हैं? 382 व्यक्ति है। और ये किसके आधार पर है? 2011 की जो हमारी जनगणना है उसके ऊपर बेस्ड है कि हमारी जो जनसंख्या है उसका घनत्व कितना है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है 2011 के अनुसार। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 1951 मतलब भारत आजाद होने के बाद हमारी जो जनसंख्या है उसका घनत्व कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और ये 2011 में बढ़कर कितना हो गया है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 50 वर्षों में अगर हम बात करते हैं 50 साल की, तो पिछले 50 साल में मतलब 200 व्यक्तियों की वृद्धि यहाँ पे हुई है प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जो है इसकी वृद्धि हुई है। अभी देखो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम जो पॉपुलेस स्टेट है वो हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल जो प्रदेश है वहां का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो सॉइल है, जो मिट्टी है, मृदा है, वो कृषि योग्य भी नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे घर बनाने की भी बहुत ज्यादा समस्या है, जिसके कारण यहाँ का जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है वो काफी कम है। और अगर हम दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ पे है 11,297। दिल्ली
हमारा क्या है, नेशनल टेरिटरी है, नेशनल यूटी है, ये हमारा यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे है 11,287 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारी यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। अगर उत्तर भारत के राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बिहार की। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल जो है वहां पे इसका है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा क्या है, इन राज्यों का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम आगे बात करते हैं केरल की, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है हमारा जनसंख्या जो घनत्व है वो 859 है। और हमारे कौन कौन से थे, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी हो गया, केरला हो गया। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में है 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा क्या है, जनसंख्या घनत्व है इन राज्यों का। अभी यहाँ पे इन राज्यों में उच्चतर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जैसे कि और दूसरे राज्यों की अगर हम बात करते हैं असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, तो इन राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है ना, कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, असम, ओडिशा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। हिमाचल प्रदेश जो है मतलब हिमाचल प्रदेश है। और जो और भी जैसे अंडमान और निकोबार हमारे द्वीप समूह है, क्योंकि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पे जंगली एरिया बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, वहां पे लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। इन द्वीपों में केंद्र शासित प्रदेशों में जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अभी देखो जनसंख्या का घनत्व जैसे कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है कि ये अशोधित माप है। ठीक है ना, ये कैसा माप है, एक अशोधित माप है। जैसे कि हमने पार्ट 1 में इनके बारे में पढ़ा था, फिर भी जनसंख्या घनत्व हमें ये बताता है कि किस राज्य की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व भी हम किसके लिए यूज करते हैं, हमारे जो है किसी देश की जनसंख्या जो है उसके वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, ये हम पहले भी करके आ चुके हैं। इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है जनसंख्या वृद्धि का। तो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संगठन जो हमारे 2 टॉपिक और इस लेसन में बचते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू एंड